तालियां थोड़ी कमजोर थीं। जब तक आप यहां से वहां तक तालियों की आवाज नहीं आएगी तब तक आपको जना का जलवा देखने को नहीं मिलेगा। लिट चौक के सीजन 4 में आपका, मैं इंदौर की तरफ से, लिट चौक की तरफ से, देश के स्वच्छतम शहर की ओर से, जिसने लगातार स्वच्छता में नाम रोशन किया है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप सभी को हेलो। इनफैक्ट हाय हाय हाय। मैं पहली बार इंदौर आया हूँ और मेरा आज का जो इंस्टाग्राम स्टोरी होता है, जो कि आजकल हमें करना पड़ता है, उसमें यही था कि गेस द सिटी, और हिंट ये था कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी हियर बिकॉज दैट शोज कि आप लोग, जो कम्युनिटी है इंदौर की, वो कितनी कमाल है। थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं जना का जलवा। अभिषेक बनर्जी हमारे बीच में हैं और सबसे पहला सवाल आपसे बचपन से शुरू करते हैं। आप अपने बचपन के बारे में कुछ चीज़ें खुद बताइए, कुछ मैं पूछूंगा। एक ट्यूशन की कहानी मैंने सुनी थी कि ट्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के कुछ पैसे मिले आपको ट्यूशन करने के लिए, और ट्यूशन आपने बंक कर दी। ट्यूशन आप गए नहीं, उन पैसों का किया क्या आपने? सर खाना खाया, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो मैं लेकिन उसकी कहानी है कि पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ट्यूशन। मतलब ये आई थिंक बड़ी विडम्बना होती है कि जब हम लोग पहले, तो इनफैक्ट ज़्यादा विडम्बना थी कि हमें करियर ऑप्शंस जो हैं वो स्कूलों में या पाठशालों में बताया नहीं जाता था। तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो डिसाइड जो है आपके माँ बाप ही करते थे, और उनको जो सही लगता था उस हिसाब से हम आगे बढ़ते थे। तो साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हर मिडिल क्लास घर के लिए कि बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, और कुछ ऐसे प्रोफेशंस के अलावा कोई और प्रोफेशंस की कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। तो मेरे पिताजी ने डाल दिया मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, पीसीएम में, और वो भी मैंने इसलिए किया ताकि प्रेस्टीज रहे, समाज में एक प्रेस्टीज रहे मेरे माँ बाप की और मेरे की। हाँ, बच्चा जो है वो साइंस में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन हुआ यूँ कि जो मेरा दोस्त था और मैं, हम लोग जब क्लासेस करने लगे तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि 8 ट्यूशन के बावजूद हम वो पेपर जो हैं उसमें हमारे अच्छे नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि ना हमें क्लास में कुछ समझ आ रहा था और ना ही ट्यूशन में। तो हमने सोचा करना क्या है, तो हमने पहले क्या किया कि एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होती है, तो मतलब सोचा कि चलो फिजिक्स का हटा देते हैं और केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स के पैसों की हम लोग जाके समोसे कभी खा गए, कभी कुछ और खा गए। तो हमारा एक दो पॉकेट मनी मिलता नहीं था, तो दैट बिकेम आवर पॉकेट मनी, वो हमारा पॉकेट मनी बन गया। और फिर अलग अलग दिल्ली के, मतलब अलग अलग जगहों में जा जा के हम लोग वो खाना खाते थे। उस टाइम पीरियड में 1 घंटे का टाइम होता, तो चुनते थे कि आज उस दुकान में जाना है, फलाना दुकान में जाके वहाँ का स्पेशल कुछ खाना है। फिर जो है भूख और बढ़ गई, और उसके बाद जो है हमने सोचा कि यार केमिस्ट्री भी हटा देते, तो हमने केमिस्ट्री भी हटा दी। और फिर हम लोग 2 घंटा मिलता था, फिर 2 घंटे में हम कभी कभार पिक्चर भी देख लेते थे। और फिर जब तक कि पूरी भूख मिटने वाली थी, यानी कि हम मैथ्स का भी पैसा मैं अपने पिताजी को स्कैम करने वाला था, लेकिन वो भी आपकी तरह पुलिस में थे, तो उन्होंने मेरे स्कैम को पकड़ लिया और जो है खूब पिटाई हुई। फिर उसके बाद पिटाई का थोड़ा सा विस्तृत वर्णन। सर वो बहुत ही विभत्स रस हो जाएगा। मैं इनको सबको डराना नहीं चाहूँगा, बच्चे भी हैं यहाँ बहुत सारे। विभत्स रस हो जाता है। वर्दी वाले जब मारते हैं ना, वो देखते नहीं है यार, बेटा भाई कुछ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभिषेक के पिताजी सीआईएसएफ में रहे, फिर एनएसजी में डेपुटेशन पे रहे और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित अधिकारी रहे जी। उस घर में अनुशासन पिता का कितना था और पिता से डर कैसा लगता था? नहीं, वो डर सर अभी भी है, मतलब वो डर अभी भी है। जबकि वो रिटायर हुए, उनको 10 साल हो गए हैं और मतलब बहुत दूर रहते हैं मुझसे, तभी भी अभी भी पिताजी को फ़ोन करके कुछ मतलब डिस्कस, ऐसा लगता है कभी कभार कि यार अब तो बड़ा हो गया हूँ, अब मतलब जैसे कहते हैं कि समान लेवल पे जो है उनसे बात हो पाएगी, लेकिन नहीं हो पाती है। और बहुत बड़े क्रिटिक भी हैं, वो सिनेमा इतना देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, कभी कभार मेरी फिल्मों पे भी कुछ कुछ उनके
कटाक्ष आते हैं। नहीं, कटाक्ष जैसे एक आध किस तरह का, मतलब हम लोग क्या है बहुत साधारण लोग हैं, बहुत सामान्य बातों को थोड़ा उदाहरण दो तीन देंगे तो समझ में आएगा। मतलब उनका बहुत, आई थिंक बंगाली परिवार से हैं, तो हम लोग यार बचपन से ही बहुत, जैसे कहते हैं सिनेमा और म्यूज़िक और लिटरेचर, ये तीनों चीज़ें जो हैं बचपन से ही भरी रहती है, खासकर बंगाली लिटरेचर या खासकर बंगाली सिनेमा। तो आई फील कि मेरे पिताजी को वो सिनेमा का एक तरह का एक समझ है, वो एक फिल्म स्टूडेंट की तरह बात करते हैं कभी कभार, और बहुत बार ये कह देते हैं कि यार ये जो काम तुम्हारा देखा उसमें मज़ा नहीं आया। मेरी बात नहीं होती, कभी कभार हो सकता है कि डायरेक्शन की बात हो या दूसरे एक्टर जो कलाकार हैं उन पे उनकी टिप्पणी होती है। तो इसलिए आई नो दैट ही इज़ नॉट वेरी ईजी टू इम्प्रेस, सो जो कि मुझे आई थिंक काफ़ी चेक में रहती है। वरना होता है ना कि यार अगर बॉम्बे चले गए, सिनेमा में आ गए, अब सब खुश हैं, माँ बाप भी खुश हैं, सब एक हमारी आदत होती है कि यार अब देखो हमने क्या कर लिया, छाती जो है वो बड़ी हो जाती है, और समाज में जो है एक तरह का मुझे लगता है कभी कभार घमंड भी आता है। तो लेकिन मेरे घर में ये कभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमेशा मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि पहले बचपन में करते थे, और आज भी मेरे काम को लेके इतने उत्साहित नहीं रहते हैं, हमेशा उसमें रहते हैं कि क्या बोलते हैं और अच्छे से किस तरह से मैं किरदारों को कर पाऊँ। तो मैं इसलिए शायद चेक में रहता हूँ, मैं कभी खुश नहीं हो पाता, मैं कभी तृप्त नहीं हो पाता अपने काम से। पिताजी का इस तरह का कमेंट। जी, पिताजी के रिश्ते। एक चीज़ आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, सरनेम से लगता है कि अभिषेक बनर्जी बंगाल के रहने वाले हैं और बॉम्बे में शिफ्ट हो गए, लेकिन ये यात्रा इतनी सी नहीं है। आपका जन्म बंगाल में हुआ है जी। आपकी प्राइमरी एजुकेशन और बाकी एजुकेशन भी शायद चेन्नई में, मद्रास में हुई है। जी, कल्पाकम बोल के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि चेन्नई से कुछ 2.5-3 घंटा दूर है। बहुत ही सुंदर टाउनशिप है। मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग इतने लकी हैं, लेकिन मेरा जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, वो बीच पे था। मतलब खिड़की से जो है वो समंदर देखने को मिलता था, और शायद मुझे कभी कभार लगता है कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं से मुझे वहीं से आई है, क्योंकि साउथ में तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं यार, वो लोग बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट भी हैं। और मुझे शायद फेमस होने की लत जो थी वो बचपन से थी, तो मैं साउथ में फेम के चक्कर में पढ़ाई करता था, क्योंकि वहाँ फेम जो है वो किसी और चीज़ से मिलती नहीं है। अगर आप क्लास में टॉप 5 में हो या टॉप 3 में हो, तब आपको सारा क्लास जानेगा या सारे सेक्शन जानेंगे या टीचर्स जानेंगे। तो उस लालच में मैंने पढ़ाई वहाँ पे जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से किया, और एक बार सेकंड आया, एक बार थर्ड आया, और फिर दिल्ली आया, और फिर 7, 8, 11, 15, और फिर गिनना भूल गया मैं कि मैं कितना पीछे चला गया। हाँ, मतलब साउथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इन सब में फेम उतना नहीं है। जी, मतलब है, बट जिसे कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई में टॉप देखो, वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी की तरह सीरियसली भी लिया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स खेलता था मैं बहुत सारा। मैंने पहली बार अगर नाटक किया है स्टेज पे, तो मैंने वहाँ पे किया था साउथ में। रामायण बना था, वनवासी राम बना था, एक गोरे लड़के को उन्होंने राजा राम बनाया था साउथ में। तो वहाँ से मतलब जो है मुझे पहली बार स्टेज का शौक हुआ, एक्टिंग का शौक हुआ, लेकिन पढ़ाई वॉज द मेन थिंग। और फिर दिल्ली आने के बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया। तमिल आती होगी आपको? ये ना रम्मन नल्ला तरिया। इसका मतलब भी एक बार बता दो। मुझे बहुत अच्छे से आता है ना। 5 वर्ष तमिलनाडु में रहता है। मैं 5 साल तमिलनाडु में था। मुझे लिखना भी आता था। मैं रजनीकांत के डायलॉग्स बोलता था, ये वली तनी वाली मुर्गा दे। तो दक्षिण भारतीय फिल्मों में, तमिल फिल्मों में काम अभी तक तो नहीं किया सर, लेकिन अभी करूँगा। अभी तो मैं जैसे कहते हैं अभी हिंदी सिनेमा में अभी आया हूँ, ऐसा लगता है, क्योंकि कास्टिंग का करियर रहा है, तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत सालों से हूँ। लेकिन अगर एक्टर के तौर पे देखा जाए तो मतलब अभी 5-6 साल ही हुए हैं। तो अभी मुझे इस इंडस्ट्री को अच्छे से निचोड़ना है, और जैसे कहते हैं अपने लिए कैरेक्टर्स ढूंढने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने हैं, और फिर शायद मैं स्प्रेड आउट करूँगा रीजनल सिनेमा में भी। अच्छे मौके आएंगे तो ज़रूर करूँगा। एक्टिंग करने की शुरुआत, वो तो आप किरोड़ी मल में गए और आप द प्लेयर्स का पार्ट रहे, और बहुत सारे आपने प्लेस किए। जी, सबसे पहले आपको कब लगा कि आपको एक्टिंग की फील्ड में ही जाना है?
सबसे पहले मुझे लगा जब मैं ऐसे ही स्कूल में मंच पे आ रहा था, जैसे हम लोग आ रहे थे, और मैं आई थिंक कोई एनुअल डे नहीं, इंस्पेक्शन या कुछ था जहाँ पे आपको एंकरिंग करना होता है, तो मैं एंकर था अपने स्कूल का। तो मैं जब एंकरिंग करने चढ़ रहा था तो मेरी एक टीचर ने मुझे ताना मार दिया कि तुम यही सब करो, तुमसे पढ़ाई तो होगी नहीं। और उन दिनों ना वो फिल्म आई थी लक्ष्य, उसमें आई थिंक बमन ईरानी साहब का डायलॉग था जो ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को बोलते हैं कि तुम घास काटो लेकिन अच्छे से काटो। और ज़िंदगी में दैट्स द होल थिंग कि आपका जो भी पैशन है वो इतना अच्छे से करो कि मतलब वो आपका मेन काम बन जाए। तो वो टीचर की बात, वो फिल्म, वो पता नहीं सब कुछ मेरे दिमाग में उस टाइम कनेक्ट कर गई। और जब मैं स्टेज पे चढ़ ही रहा था मैंने सोचा ये एकदम मैम ने सही बात बोली है, अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में तो मुझे एक्टिंग के जिसे कहते हैं फील्ड में ही जाना पड़ेगा। और उस टाइम तो बड़ा आसान भी लगता था कि हाँ बस बॉम्बे गए सपने उठा के और हो जाएगा। लेकिन उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज में आने के बाद बाकी एक्टर्स जो कि वहाँ के थे, देवेंदु शर्मा जो कि मुन्ना भैया हैं मिर्ज़ापुर के, वो मेरे सीनियर हैं, जीशान आयूब वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अली अब्बास ज़फ़र, हबीब फैज़ल, विक्टर, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं इन लोगों ने, राज शेखर लिरिसिस्ट। तो एक बहुत ही एक अच्छा कल्चरल जिसे कहते हैं गैदरिंग टाइप हो गया मेरी लाइफ में। बच्चन साहब तो खैर हैं ही वहाँ से, तो बस फिर वहाँ से सब कुछ घूम गया मेरा। बच्चन साहब की कितनी फिल्में और कौन कौन सी फिल्में कितनी बार आपने देखी और कितना इम्पैक्ट है आपके ऊपर उनका? बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं अब उनकी फिल्में कम देखता हूँ ताकि मैं उनको कॉपी ना करूँ हर जगह। क्योंकि मैं जब भी कभी भी कंफ्यूज होता हूँ एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि मैं बच्चन बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं था। एक्टिंग के लिए मेरे दिमाग में एक्टिंग का मतलब बच्चन थे। सो यू नो इट वाज सो मतलब मेरे क्लास में या मेरे थिएटर ग्रुप में हर आदमी मेरे को मजाक उड़ाता था कि यार तू तो यार बच्चन की तरह ही करता है हर चीज़ और ये सब। तो इसलिए शायद मैंने और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की अपने किरदारों को, ताकि मैं उनसे और दूर जाता रहूं। तो अब मैं बहुत कम देखता हूं। पहले तो सर मैंने उनकी मतलब 50 बार 100 बार हर फिल्म देखी होगी। उनकी सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगती है और क्यों? सबसे अच्छी फिल्म तो दीवार, क्योंकि दीवार से अच्छा स्क्रीन प्ले मुझे लगता नहीं है मतलब लिखा गया है। 3.5 घंटे की फिल्म है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। और मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक एक बच्चन फेस्टिवल हो रहा था तो वहाँ पर मैंने उनकी वो फिल्म वापस देखी एंड आई वाज माइंड ब्लोन। मतलब अंधेरी वेस्ट में पीवीआर जूहू में एक फेस्टिवल हुआ था एंड आई वाज माइंड ब्लोन। मैंने वैसा मतलब इतने बड़े पर्दे पे आई डोंट थिंक हिंदुस्तान में कोई और एक्टर है जो उतना ग्राविटास है किसी के पास, अभी तक तो नहीं है। आपके गुरु कौन रहे किरोड़ीमल कॉलेज में जिन्होंने आपको ड्रामा में इतना निपुण बनाया? केवल अरोड़ा जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। केवल अरोड़ा जी जो कि हैं वो हमारे कॉलेज के इंग्लिश प्रोफेसर भी थे और वो एक थिएटर क्रिटिक हैं दिल्ली में। और आप कह सकते हैं कि जितने भी हम कलाकार हैं वो उन्हीं की देन है, हम उन्हीं की उपज हैं। और एक्टिंग तो खैर एक तरफ है, लेकिन जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म सिखाया कि मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि आप एक्ट कितना अच्छा करते हैं, बात ये है कि आप प्रोफेशनल कितना है, आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, आप बाकी लोगों का कितना आदर करते हैं। और एक जिसे कहते हैं कि हमारा जो कला का क्षेत्र है वो मतलब इंडिविजुअल क्षेत्र है नहीं, ये इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, दरकार होती है। तो वो टीम यूनिटी या टीम स्पिरिट जो है वो मुझे केवल सर ने सिखाई। और एक तरह का जैसे कहते हैं सवाल उठाना या करना, ये भी उन्होंने सिखाया। और सवाल उठाना करने से मेरा मतलब है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको अगर हम सिर्फ याद करके बोल दें और पढ़ने के बाद अगर उसी पे सवाल करें, थोड़ा सोचें और फिर उसको करें, तो उसमें उस दोनों परफॉर्मेंसेस में बहुत बड़ा एक अंतर आ जाता है। देखिए, दो बातें, ये युवा जो बहुत सारे लोग अभी रील बना भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, अभिषेक ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब वो कॉलेज में एंकरिंग के लिए स्टेज पे जा रहे थे तो टीचर ने एक कमेंट किया और वो कमेंट उनको पॉजिटिव लिया उन्होंने, और उस मोटिवेशन से उनको समझ में आया कि शायद मैं एक्टिंग की फील्ड में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। आप लोग भी जो युवा वर्ग है, आपको ऐसी ही चीज़ों से ढूंढने की ज़रूरत है मोटिवेशन। आप
देखिए, आप इनको सुन रहे हैं, सुनते सुनते उसमें से अपने काम की चीज़ें निकाल लीजिए कि आपको प्रेरणा कहाँ से लेनी है और कहाँ तक पहुँचना है। आपके पेरेंट्स आपको क्या बनाना चाहते थे और अभी भी क्या उस पर कोई बात होती है इतने बरसों बाद भी? नहीं नहीं, अब नहीं बोलती, अब करियर के बारे में कुछ नहीं बोलते अब वो। अब जैसे कहते हैं, अब आई थिंक संतुष्ट हैं करियर वाइज, तो उनको उतना वैसे डर नहीं लगता। बनाना क्या चाहते थे वो? इंजीनियर, इंजीनियर। इंजीनियर आई थिंक वही है। तो इंजीनियर बनता मैं कहीं, इतना अच्छा एक्टर हमारा कम हो जाता। टीवीएफ ज्वाइन कर लेता आईआईटी जाने के बाद, क्या फायदा होता। हाँ, इतना अच्छा एक्टर हमें जना कहाँ मिलता। नहीं मतलब आज तो मैं आजकल हैरान हूँ कि मतलब हमारे इंडस्ट्री में इतने सारे आईआईटीएंस आ गए हैं। राजन डी के, वो भी इंजीनियर हैं। आई थिंक टीवीएफ का पूरा जो टीम है वो इंजीनियर है, इंजीनियर से भरा हुआ है। इतने सारे एक्टर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अगर वो भी बन जाता तो कहीं ना कहीं उल्टा घूम घूम के वापस यहीं आता। डेस्टिनी भी आई थिंक एक चीज़ होती है विच आप नहीं फाइट कर सकते उससे। बिल्कुल सही है, डेस्टिनी ले जाती है। जी जी, मैंने बीच में सोचा भी था कि बॉम्बे छोड़ दूं। क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा ब्रेकअप हो गया था बेसिकली यार, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इश्क हुआ था, और वहाँ से जो है इश्क जो है वो बॉम्बे तक गया। मैं 2 साल एक्चुअली एक साल उसका मैंने वेट किया ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएँ, और पूरी करने के बाद हम बॉम्बे जाएं और जैसे कहते हैं एक ज़िंदगी बनाएं। और हम गए, दोनों एक्टर्स थे और काम भी करना शुरू किया। फिर कुछ टाइम में मनमुटाव हुआ, मतभेद हुए, और बॉम्बे शहर में यार प्यार करना बड़ा मुश्किल है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वहाँ दिल टूटना ही टूटना है आपका। तो बस वही हुआ, मेरा दिल टूटा। और फिर मैंने सोचा कि यार अब मुझे ये शहर पसंद नहीं, क्योंकि इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत एक्चुअली में कहीं और कुछ और है, और बहुत ही बढ़कर है जिस चीज़ को मैं लेके चल रहा था। और मेरे पिताजी और माताजी, उनका प्लान था बॉम्बे आने का। तब तक ब्रेकअप हो चुका था, रिश्ता टूट चुका था, मैं टूट चुका था। और मैंने सोचा था कि सब कुछ छोड़कर दिल्ली जाऊंगा वापस, और दिल्ली में थिएटर करूंगा। मैं तो फिल्म लाइन से ही आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। और कमाल की बात है, जिस दिन मतलब हम लोग मम्मी पापा आए थे क्योंकि हम लोग शिरडी जाने वाले थे, और जैसे मान लीजिए हम कल शिरडी जा रहे हैं, और आज मेरे पास एक फ़ोन आता है एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर का, जिन्होंने मुझे पहली कास्टिंग की नौकरी दी थी। नॉकआउट बोल के एक फिल्म थी, संजय दत्त और इरफान साहब थे उसमें। और उस फिल्म में मुझे पहला उन्होंने फ़ोन किया कि तुम कास्टिंग डायरेक्टर बनोगे, क्योंकि उससे एक पहले फिल्म में मैंने असिस्टेंट का काम किया था। और मुझे तब समझ में आया कि मैं शहर छोड़ नहीं सकता। ये मुझे साईं बाबा ने बोल दीजिए या शहर ने बोल दीजिए, मतलब रोक दिया है। और उसके बाद से मुझे इतना समझ में आया है कि कभी कभार कुछ शहर की एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा अपनी तरफ खींच के ले जाएगी, और बॉम्बे शायद वो शहर रहा है मेरे लिए। रंग दे बसंती में भी आपने रोल किया था, ऑडिशन के लिए आप लोग ये उन दिनों की बात है जब हम थिएटर किया करते थे कॉलेज में, और हमारे एक सीनियर थे सुनील पांडे जी, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर थे उस फिल्म में, राकेश ओम प्रकाश जी की मेहरा जी की फिल्म में। तो उनका सुबह सुबह एकदम से फ़ोन आया, उनको कुछ बच्चे चाहिए थे, भीड़ चाहिए थी बेसिकली, एक्स्ट्रास कह लीजिए, जूनियर आर्टिस्ट कह लीजिए, या फीचर्ड आर्टिस्ट कह लीजिए आज के ज़माने में। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि यार राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म है, आमिर खान है, सोहा अली खान है, ये है वो है, आ जाओ तुम लोग। हम लोग पहुंच गए, पूरा जिसे कहते हैं थिएटर की टोली जो है वो पहुंच गई वहाँ पे। और मुझे उस दिन लगा था कि बस आज मैं स्टार बनी जाऊँगा, क्योंकि राकेश जी जो है मेरे को देखेंगे और बोलेंगे बस यही लड़का चाहिए मुझे अगली फिल्म में। और मैंने एक छोटा सा ऑडिशन भी दिया, और उस दिन मुझे समझ में आया कि ऑडिशन देने की घबराहट क्या होती है। क्योंकि एक्चुअली जब मौका आता है आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपके दिमाग में आप कितने ही फन्ने खा हो, लेकिन वहाँ जाकर जो है आपकी हालत थोड़ी सी सस्ती हो जाती है। और फिर मुझे याद है मैं फंबल वम्बल किया, और फिर उन्होंने मुझे वो छोटा सा एक डायलॉग कहने के लिए कहा, मेरी दुल्हन तो आज़ादी, आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो लेकिन मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। तो ये एंड इट वाज जस्ट अ स्मॉल लाइन, एंड आज भी उस एक लाइन का इम्पैक्ट है। और छोटा मोटा सेलिब्रिटी में बन गया था दिल्ली में तब। मतलब अगर मैं किसी फिल्म हॉल में जाता था तो मुझे सेंटर की टिकट्स मिलती थी, क्योंकि वो जिसने जो टिकट काउंटर पे उसने 10 बार फिल्म देखी हुई है, तो उसको छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी याद है।
तो वो मुझे पहचान जाता था, या कॉलेज में लोग पहचानने लगे तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। पर वो एक्चुअली कोई स्ट्रगल का दौर था नहीं। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि ऐसे वो सैड म्यूजिक डाल के वो रील बना देते हैं कि देखो यार बेचारा कब से स्ट्रगल कर रहा है, बट वो स्ट्रगल था नहीं, वो एक्चुअली में फन था, मज़ा था। और किसी भी सेट पे जाके थोड़ा भी एक्सपीरियंस लेना, वो मेरे लिए फिल्म स्कूल में जाने से बढ़कर था। थैंक यू। तो मैं यही करता रहा। मैं दिल्ली में जहाँ भी मुझे मौका मिला, जामिया में बहुत सारे स्टूडेंट फिल्म्स बनते थे, तो उन स्टूडेंट फिल्मों में मैं जाता था। दो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन मेरी फीस एक सिगरेट की पैकेट हुआ करती थी। मैं उनसे एक सिगरेट का पैकेट लेता था और उनकी फिल्म करता था, स्टूडेंट फिल्म्स। फिर मैंने एनडीटीवी गुस्ताखी माफ़ बोल के एक शो है, उसमें काफ़ी सारे पपेट्स की आवाज़ें निकालता था, बच्चन साहब की और सब ये क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ें करता था। और फिर वहाँ से मैंने काफ़ी सारे डबिंग किए हैं। डबिंग्स के बाद दूरदर्शन का एक टीवी सीरियल था, क्योंकि जीना इसी का नाम है, जिसमें बहुत सारे दिल्ली के एक्टर्स आपको दिख जाएंगे। अगर आप कभी वो शो, पता नहीं, आई थिंक वेव में शायद उस प्लेटफॉर्म में है वो, तो आपको मैं भी दिख जाऊंगा और बहुत सारे और एक्टर्स दिख जाएंगे जो कि अब बॉम्बे में काम कर रहे हैं। तो ये सब किया, फिर पैसे क्या कहते हैं इकट्ठा किए, और फिर मैं बॉम्बे आया। तो पूरी तैयारी के साथ आया था, मतलब ऐसा नहीं कि बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी। और जब बॉम्बे गया भी था तो मुझे कोई पूछता था कि तुम बॉम्बे क्यों जा रहे हो, स्ट्रगल करने जा रहे हो? मैं बोलता था नहीं, मैं शहर देखने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं आज इंदौर देखने आया हूँ। अपना ही देश है, तो मतलब अलग अलग और अलग अलग शहरों की अलग अलग एनर्जी होती है। जब मैं भोपाल में, हम लोग शूटिंग कर रहे थे एमपी में, तो मतलब वहाँ पे एक अलग माहौल था, चंदेरी में एक अलग माहौल था, और यहाँ का एक अलग माहौल है। तो मतलब वही, ये तो फॉर मी इट वाज मोर इम्पोर्टेंट कि मैं शहर में जाऊँ, शहर के लोगों से मिलूँ और उनसे एनर्जी लेकर सीखूं, क्योंकि हर शहर के अपने कुछ नियम कानून होते हैं। वो एक अनसेड नियम कानून होते हैं, प्रशासन द्वारा दिए गए नहीं होते। तो वो नियम कानून सीखना बड़ा ज़रूरी होता है हर शहर का। आप वहाँ जाकर, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो मेरे घर में रूममेट था, वो ना मेरा सारा दूध जो है ना, वो क्या कहते हैं उबाल देता था और रबड़ी बनाता था रोज़। तो जब भी मैं काम से घर आऊँ तो मतलब वो स्मेल आ रही है और वो क्या कहते हैं रबड़ी बना रहा है रोज़। मैं बोलता भैया क्या हो गया यार, तो ये रबड़ी क्यों बनाता रहता है? कहता यार मुझे बनारस की याद आ रही है। तो मैं कहता तो बनारस जाओ ना। मतलब द पॉइंट इज कि वो रबड़ी जो बनारस की आपको चाहिए, वो जो सुबह वाली जो रबड़ी बनाते होंगे, वो रबड़ी बॉम्बे में नहीं मिलने वाली। इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पे क्या बन रही है, वहाँ पे आपको क्या पसंद आ रहा है, वहाँ की कौन सी चीज़ें हैं जो शायद आप लेके आगे चलने वाले हैं, इसका बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं महत्व है। तभी आप उस शहर के लय के साथ आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको वड़ा पाव पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ के पाव भाजी खाना है या मिसल पाव खाना है। मुझे आज तक पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे बॉम्बे के ऑटोज़ बहुत पसंद हैं। मुझे वहाँ का ऑटो का प्रोफेशनलिज्म बड़ा अच्छा लगता है कि कोई सवाल नहीं करता कि कहाँ जाना है, कितना क्या करना है। दिल्ली में कितना होता था, कोई भी रेट बोलते थे, हम लोग लड़ झगड़ के ऑटो लिया करते थे। और ये सब बॉम्बे में बिल्कुल नहीं होता। बॉम्बे में एक अलग तरह की सेफ्टी है। तो मुझे इन चीज़ों से प्यार होना शुरू हुआ, शायद इसलिए मैं उस शहर का बन के रह गया। गुस्ताखी माफ में आपने किन किन लोगों की आवाज़ें पपेट्स के साथ में की? जी, श्री अमिताभ बच्चन की। एक आध डायलॉग कुछ अमिताभ डायलॉग तो सर ऐसे डायलॉग होते नहीं, मतलब जैसे कुछ बात अमिताभ साहब के स्टाइल में, बच्चन बड़ा स्टाइल। मुश्किल होता है यार आजकल। मैंने बहुत टाइम से नहीं किया ये मिमिक्री, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, पीटर, तुम लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आप बॉम्बे कास्टिंग डायरेक्टर बनने गए थे या एक्टर? पहला सवाल। एक्टर, Actor. ऑफ कोर्स। तो- कास्टिंग डायरेक्टर बनने कौन जाता है? कोई नहीं जाता। तो फिर कास्टिंग पे की शुरुआत कैसे हुई, और उसकी शुरुआत की कहानी की, कैसे आप दोनों ने मिलकर के इसको बनाया, आपने अनमोल ने? और तो हुआ यूं कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हैं, हम लोग भी ऐसे ही बैठे होते थे और सुनते थे
कोई आता था बॉम्बे से, कुछ होता था तो जाके देखते थे। चक दे इंडिया की कास्टिंग वहाँ पे हो रही थी दिल्ली में, तो मैं चला गया अपने दोस्त के साथ। 2 दोस्त लौंडे हम गए वहाँ पे, देखा बहुत बड़ा एक मैदान था, मैदान में जो है लड़कियाँ हॉकी खेल रही थी और हमें लगा कि यार ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं, तो किसी ने बताया यही ऑडिशन है। और यहाँ पे वहाँ पे एक र्यूमर फैल गया था कि शाहरुख खान आ रहे हैं, शाहरुख खान आ रहे हैं, तो बहुत भीड़ भी आ गई थी वहाँ पे। फिर हमने देखा कि यार ये किस तरह का ऑडिशन है, ये तो स्पोर्ट्स देख रहे हैं, ये तो कुछ एक्टिंग देख ही नहीं रहे हैं। वहाँ पे पहली बार मैंने ऑडिशन ये वर्ड सुना, मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली क्या होता क्या है ऑडिशन ये वो। फिर वहाँ बैठा रहा मैं पूरा दिन, मैंने वो देखा, देखता रहा, वो प्रोसेस देखता रहा। लड़कियों की ऑडिशंस हो रहे थे, हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं क्योंकि लड़कों का कोई ऐसा कैरेक्टर था भी नहीं। वो पूरा दिन मैंने वो देखा और मैंने बोला कि यार ये काम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उस दिन ये भी समझ में आया कि अच्छा, मतलब इंडस्ट्री में जाने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए मुझे किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता था कि यार मेरे को डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट था मैं, लेकिन बहुत किताबें पढ़नी पड़ती थी। तो खैर मैं वहाँ पे पहली बार मुझे एक, जैसे कहते हैं, एक तरह का चस्का लगा। फिर देवडी बोल के एक देवडी, खैर आप लोग जानते ही होंगे, जेंजी नहीं जानते यार इस सब फिल्मों को। तो देवडी की जब कास्टिंग हो रही थी दिल्ली में, तो मैं गया ऑडिशन देने और वहाँ पर थे गौतम किशन चंदानी, जो कि एक बहुत बड़े सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आज भी रेलेवेंट है। और हाल ही में आई जिगरा फिल्म के डायरेक्टर वासन बाला, और वासन बाला तब एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे गौतम के। और वहाँ मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया लाइव का। आई थिंक कोई कैरेक्टर था जिसके सर के ऊपर अभय देओल अपना कोई बॉटल फोड़ते हैं, ये वो इतना छोटा सा रोल था, उसका ऑडिशन दिया मैंने। और ऑडिशन देखने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ तू ठीक है, अच्छा है, पर एक काम करेगा, तू क्यूज देगा, मतलब बाकी एक्टर्स को तू डायलॉग्स पढ़ के बोलेगा या एक्टिंग करेगा उसके साथ। तो मुझे बड़ा मजा आया कि हाँ इसमें तो एक्टिंग भी करने को मिल रही है, तो मैंने कर दिया। पूरा दिन मैं उनके साथ था और मैंने बाकी एक्टर्स के साथ भी, क्या बोलते हैं, क्यूज वगैरह दिए, बहुत मजा आया मुझे। तो उन्होंने जाते जाते मुझे एक बात बोली कि देख, ऑडिशन में तेरा होगा नहीं होगा नहीं पता, बट अगर कभी बॉम्बे आओगे तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें असिस्टेंट का काम दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी, ये अभी नहीं समझ में आएगी, या अभी तो खैर समझ ही नहीं आएगी, लेकिन उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दिल्ली में रह के थिएटर कर रहा था और मतलब जिसे कहते हैं छोटे छोटे जॉब्स कर रहा था, और वहाँ पे एक बॉम्बे के किसी सलीके वाले इंसान, क्योंकि बहुत सारे स्कैमस्टर्स भी होते हैं, ऐसे भी मैं स्कैम ऑडिशंस वगैरह मैंने देखे हैं दिल्ली में, तो एक सलीके के इंसान ने मुझे काम के लिए बुलाया है। तो अगर मैं कभी गया तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कुछ भी कमाई के लिए कोई साधन नहीं होगा। और तब मैं जब बॉम्बे वापस गया, मतलब जिस दिन मैं शिफ्ट वगैरह हुआ, पहले 6 महीने आई थिंक मैंने सिर्फ दोस्तों से उधार लिए और इधर उधर जाके पार्टी की। मैंने एक्चुअली कुछ काम किया नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई ये सोच के नहीं गया था कि मैं लाइनों में खड़ा रहूँगा या मैं क्या कहते हैं कतार में रह के, क्या कहते हैं, मुझे देखना हो, क्योंकि मुझे वो बड़ा डिप्रेसिंग लगने लगा था कि मैं 1-2 बार जब गया था, क्योंकि वो फिट नॉट फिट, ये जो आज भी लोग कंप्लेन करते हैं वो बड़ा कल्चर ही बड़ा अजीब था। और वो धूप था, ऐसा लगता था कि राशन की दुकान के बाहर लोग जो है चावल और गेहूं लेने के लिए खड़े हुए हैं और अंदर जो है सामान ख़त्म हो गया। इस तरह का माहौल होता था ऑडिशन का। और तो मुझे गौतम सर को मैंने फ़ोन किया, और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एक फ़िल्म थी, अजय देवगन साहब और कंगना रनौत, इमरान हाशमी, मिलन लूथरा ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। उस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे कास्टिंग असिस्टेंट एसोसिएट के लिए हायर किया, और वहाँ से मुझे यही लगा था कि यार ये बढ़िया है, अब इनके साथ लग गया हूँ, अब यही मुझे कास्ट भी कर देंगे, और नहीं तो जो मेरे डायलॉग्स, जो फिल्म होती है ना, फिल्मों में देखते हैं ना कि यार किसी ने सुन लिया, बोला बेटा वो कौन है यार, वो ज़्यादा सही लग रहा है हीरो से, उसको लाओ। तो मुझे यही लगा कि यार ये मैं क्यूज़ देता रहता हूँ, मेरी आवाज़ सुन के या मेरी परफॉर्मेंस देख के मैं आऊँगा तो नहीं कभी फ्रेम में, लेकिन आवाज़ से तो आऊँगा। तो मैं अपना इतना अच्छा, जैसे कहते हैं, तैयार करके, प्रेप करके हमेशा ऑडिशंस में क्यूज़ दिया करता था, ताकि मिलन लूथरिया साहब जो है मेरी आवाज़ को सुने।
और एक्चुअली क्लिक भी हुआ, सच बताऊं तो, क्योंकि पहली फिल्म में ही उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया था। 4 दोस्त का रोल था और चारों में से एक इमरान हाशमी के 4 दोस्त थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें अंजुम बत्रा भी है जो कि शरद प्ले कर रहे हैं मिर्ज़ापुर में। वाह, एक्चुअली काफ़ी कनेक्टेड है। तो अंजुम ने वो रोल किया था और अंजुम के साथ 2 और लोग चाहिए थे, तो मैं भी था उस कंटेंशन में। बट पता नहीं किसी रीज़न से मेरा नहीं हुआ। मतलब आई थिंक रजत अरोड़ा साहब जो राइटर थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार अभिषेक नहीं, किसी और को लेते हैं, जो भी कारण रहा होगा मुझे नहीं पता। बट दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्टिंग एंड ऑल्सो लॉस्ट इट वेरी सून। तो मिला भी और हाँ चला भी गया। ऐसा मेरे साथ कमीने में भी हुआ था। चंदन रॉय सान्याल ने जो रोल किया उसके लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड था, तो पता नहीं कुछ बन नहीं रही थी बात। तो मैंने तभी कास्टिंग, मुझे लगा कि यार ये सही है, घर का चूल्हा जलता रहेगा और मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मुझे हमेशा पैसे जो कमाने होते थे उस वक्त, और अभी भी मैं जब कमाता हूँ तो इसलिए कमाता हूँ, कुछ पैसे होते हैं जो मैं घूमने के लिए रखता हूँ कि कहीं चला जाऊँ देश में। और इंडिया में बहुत घूमता हूँ मैं, कोई ऐसी जगह नहीं जो मैंने छोड़ी है केरला के अलावा। केरला जाना है मुझे तो, और विदेश में घूमना, तो मुझे इसके लिए मुझे पैसे कमाने थे, तो इसलिए मैंने कास्टिंग शुरू की। और करते करते कहीं ना कहीं अनमोल तब कॉलेज में था, वो बॉम्बे आया, और तब तक कुछ हो चुके थे 4-5 साल मुझे भी कास्टिंग करते हुए। इधर उधर कोशिश भी की एक्टिंग की, कहीं हो नहीं रहा था। कमी मुझ में ही थी, कमी उन लोगों में नहीं थी जो मुझे चुन नहीं रहे थे, क्योंकि मेरा एक्टिंग पैटर्न बहुत ही स्टेज लाइक परफॉर्मेंस थी, थिएटर वाली परफॉर्मेंस होती थी। और वो परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आपको कैमरा के सामने ही समझ आएगा। वो कितना भी आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, वो जब तक आप कैमरा को फेस नहीं करेंगे वो नहीं समझ में आएगा। तो अनमोल ने मुझे पहली बार बोला कि यार क्यों ना हम एक कास्टिंग कंपनी ही बना लें। और तब क्या था कि सबके नाम थे, अलग अलग नाम के कास्टिंग डायरेक्टर थे, और एक तरह का जिसे कहते हैं कि एक अजीब सा कल्चर था, जिसे मैं कहूँगा कि मतलब भैयावाद कल्चर, जहाँ पे मतलब पैर छूना, सलाम भाई, और ये ऑलमोस्ट लगता था कि गैंगस्टर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर कम है। तो मुझे लगा यार ये क्यों हो रहा है, अगर मैं मॉल में कहीं जा रहा हूँ तो एक बुजुर्ग आदमी जो है मेरे पैर क्यों छूने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं उसका करियर बना सकता हूँ, या मेरे पे इतना, एंड मैं उतना सक्षम हूँ नहीं कि मैं इतना काबिल हूँ नहीं कि मैं ये गारंटी दूँ कि मैं आपको काम दिला सकूँ या मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। जो लोगों की आशाएं होती थी बड़ी डराती थी मुझे। तब मैंने सोचा कि यार ये नाम को हटाते हैं, पर्सनल नाम को हटाते हैं, और एक ब्रांड नेम क्रिएट करते हैं, जिससे कि कोई आपको आके सलाम ना ठोके, कोई आपके पैर ना छुए, या कोई आपको फ़ोन करके ये ना बोले कि यार मेरे लिए कुछ कर दो, बल्कि वो ऑफिस में जाए एक प्रोफेशनल तरीके से, जिसे कहते हैं जैसा होता है, एक एक्टर जाता है मिलने के लिए और मिलके जो है वहाँ पे काम करे। और स्पेस को ऐसे भी बनाया जिससे कि वो सिर्फ एक ऑडिशन रूम या ऑडिशन स्पेस की तरह ना रहे। जैसे कि हम लोग अभी आसपास में बैठ के मिल के बात कर रहे हैं, उसी तरह का एक ऑफिस था जहाँ पे एक्टर्स आते थे, बैठते थे, बात करते थे, मैं भी उनके साथ बात करता था। कुछ लोग इंटरेस्टिंग लगते थे, कुछ लोग बकैत लगते थे। अब बकैतों के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करता था, और जो इंटरेस्टिंग लोग थे उनके साथ ज़्यादा। ऐसे ही सिद्धांत चतुर्वेदी जो था, उसको ऐसे ही ढूंढा था। वो रोज़ आके ना ऑफिस में बैठता था और बातें करता था, कभी कभार कोई कविता सुनाता था। तो मुझे लगता था कुछ बात है इसमें कि बॉम्बे में है, हिंदी साफ़ है उसकी, ये बड़ी मुश्किल होती है बॉम्बे में हिंदी साफ़ मिलना, बॉम्बे के लड़कों की या लड़कियों की। तो मुझे बड़ा इम्प्रेस करा उसने, और फिर इनसाइड एज में हमने ट्राई किया और उसने वो रोल किया। तो ऐसे इस तरह से बनी है वो कंपनी, धीरे 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 धीरे, काफ़ी सालों के विश्वास के बाद। फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि खुद की कंपनी है और खुद ही कास्ट कर रहे हैं और खुद के लिए रोल ढूंढ रहे हैं, तो खुद को कास्ट कर लें? कि किसी और को क्यों कास्ट करना है, खुद को ही क्यों ना कास्ट कर लें जब खुद को एक्टिंग करना है? मतलब मेरे साथ 2 चीज़ें होती थी। पहले तो सच बात बताऊं तो शुरुआती दौर में जिन बॉलीवुड फिल्मों की कास्टिंग मैंने की थी, सच बता रहा हूँ, उस पर मुझे कोई रोल ना इंटरेस्टिंग लगता नहीं था। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता था कि अगर मैं रोल नहीं करूँगा या कर लूँगा तो उससे मेरे करियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नाम मैं, मतलब मुझे नाम के लिए एक्टिंग नहीं करना था, कि ये नहीं कि मैंने यार फिल्म है कोई बना रहा है तो मैं एक्टिंग कर लूँ। ये बहुत एक जिसे कहते हैं
कॉमन सोच है कि फिल्म में चांस मिल जाए, पर मुझे वो चांस नहीं चाहिए था, मुझे फिल्म चाहिए थी, मुझे वो कहानी चाहिए थी जिस कहानी का मैं हिस्सा बन पाऊँ। तो एक फिल्म थी जो बहुत सालों में मुझे एक ही फिल्म लगी थी जिसका मैं बहुत ज़्यादा लालच मेरे अंदर आया था, वो था घन चक्कर, इमरान हाशमी, विद्या बालन, और उसमें नमित दास ने कैरेक्टर प्ले किया था चोर का। वो रोल मुझे करना था, पर वो ऑडिशन में मैं फेल हो गया। मतलब डायरेक्टर ने बोल दिया कि तुम बेटा कुछ और करो, एक्टिंग मत करो, कुछ और कर लो, ढूंढ लो, कुछ लिख लो, डायरेक्ट कर लो। तो मैं बड़ा घबरा गया, मतलब मुझे सच में लगने लगा कि यार मेरे में शायद मतलब वो कुवत नहीं है कि मतलब मैं एक स्क्रीन का एक्टर बन पाऊँ। अब भले ही मैं थिएटर में झंडे गाड़े हुए हैं ये सब, पर मुझे उस टाइम डर लगा, और वहाँ से मैंने अपनी एक्टिंग को सुधारा, और तब जाके टीवीएफ का वो जो फेमस सीन था, हथौड़ा त्यागी, नहीं टीवीएफ द अच्छा वायरल टीवीएफ वाला, टीवीएफ पिक्चर्स का, आई डोंट नो कितने लोगों को डायलॉग याद है, मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ हाँ तू बियर है तो मज़ा नहीं आता ना सिर्फ तू बियर है में पूरा जब तक पूरा ख़त्म ना हो नहीं सर पूरा नहीं बोल सकता सर मंच पे तो तो तू वो एक तू बियर है, वो एक डायलॉग से जो मुझे जिसे कहते हैं कि प्रशंसा मिली, और सिर्फ देश में ही नहीं, मतलब मैं कोडाईकनाल में था, विदेश में जर्मनी में मुझे लोगों ने पहचाना उस एक डायलॉग से, और कोडाईकनाल में मैं घूम रहा था तो मुझे याद है कि एक बस रुकी और उसमें से बच्चे निकले, और सारे बच्चे मुझे देख कर तू बियर है देखा यार इन लोगों ने कहाँ देखी है। तब मुझे समझ में आया कि इंटरनेट और वेब की रीच क्या है, क्योंकि ये अरुणाब तब घूमते थे वहाँ पे चड्डी पहन के शॉर्ट्स में सड़क पे बोल, और ऐसे ही हम जैसे एक्टरों को बुलाते थे कि तू करेगा यूट्यूब करेगा तू, और तब दिमाग में लगता था कि पागल हो गया है ये कह रहा है कि यूट्यूब में ये शो बनाएगा, हम तो यार थिएटर वाले एक्टर हैं, बड़े स्क्रीन पे आएंगे, बड़े पर्दे पे आएंगे, लैपटॉप में थोड़ी दिखेंगे हम। एंड देखते ही देखते ही जस्ट क्रिएटेड समथिंग विच नन ऑफ अस कुड इमेजिन और फैथम। मतलब अगर देखा जाए तो यार अमेजोन और नेटफ्लिक्स से पहले हैं वो इंडिया में, जिन्होंने हमारे मतलब इतना बड़ा एक जैसे कहते हैं रेंज बनाया। सो बस वही है सर। तो मतलब वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, एक्टिंग में दिक्कत तो नहीं है, अब बस अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगे, वो फिर देवाशीष मखीजा जैसे एक डायरेक्टर मिले, जिनसे मुझे ये डर लगा कि शायद ये मुझे एक्टिंग के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि मैं इनके लिए कास्टिंग कर दूं, क्योंकि तब तक मैं बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर बन चुका था, बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी थी और मुझे सच में ये लगा था कि उनको ये है कि क्या कहते हैं यार, इससे कास्टिंग करवा लेंगे, ये एक्टर्स को बुला लेगा और मैं इसे छोटा मोटा रोल भी दे दूंगा। तो एक शॉर्ट फिल्म की मैंने उनके साथ, रसिका दुग्गल थी उसमें, अगली बार था नाम फिल्म का। और उस फिल्म के बाद उन्होंने मुझे अज्जी बोल के एक फिल्म है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग फिल्म है, आई थिंक अमेजोन प्राइम पे अभी भी अवेलेबल है, जिसको भी इस तरह का डार्क कंटेंट देखना हो वो देख ले। बट हाँ, तो मतलब वो उस फिल्म के बाद जिसे कहते हैं कि मेरी जिंदगी का एक अज्जी आपकी पहली पूरी फिल्म, मेरी पहली पूरी फिल्म थी। रोल लेकिन उसमें बहुत बहुत ही अजीब सा, गंदा सा कह सकते हैं। जी, अजीब, वही विभत्स रस, विभत्स रस। और इतना डार्क था कि मतलब जब उसके बाद जब मुझे लोगों ने आज भी जब कोई बोलता है कि अरे यार कंपाउंडर में कितने बढ़िया थे आप, क्या डार्क था, या हथौड़ा त्यागी में कितना डार्क था, तो मुझे लगता है कि यार इन्होंने शायद अज्जी नहीं देखी है, और इसलिए वो मेरे इन दो कैरेक्टर्स को या बाकी कैरेक्टर्स को डार्क कहते हैं। आई थिंक धावले जो कि अज्जी का कैरेक्टर था, उससे ज़्यादा घिनौना इंसान, उससे ज़्यादा घिनौने किरदार से मेरा अभी तक जैसे कहते हैं कोई परिचय हुआ नहीं है, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि हो। दोबारा करना नहीं चाहिए। नहीं, ट्रॉमा हो जाता है सर, कभी कभार इस तरह के किरदार करने में ट्रॉमा हो जाता है, क्योंकि आप सोसाइटी के ऐसे पहलुओं से वाकिफ़ होते हैं जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी में दिनचर्या में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें आसपास क्या हो रहा है उसकी उतनी परवाह होती नहीं है। पर जब एज एक्टर्स
मेरा काम तो यही है कि अगर मैं कोई भी किरदार करूं तो मैं कोशिश करूं ये समझने की कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन से क्षेत्र से है, क्या सामाजिक प्रॉब्लम्स रही होंगी इस किरदार की, या उसके माँ बाप की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी, तब जाकर ये इतना बड़ा विलन बना है, क्योंकि विलन कोई पैदा तो होता नहीं है। तो बस मतलब वो काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइम था मेरे लिए, इसलिए मैं कॉमेडीज़ करने लग गया। कॉमेडीज थैंक यू के बीच में मैं हथौड़ा त्यागी पे आऊँगा, पाताल लोक का। जी। उसमें आपका रोल बिल्कुल अलग था और उसके जो डायलॉग्स हैं बिल्कुल अलग तरीके से, और उसकी एक्टिंग बिल्कुल मासूम सा दिखने वाला लड़का चलता है और एक हथौड़े से मर्डर करता हुआ चला जाता। उसके बारे में वो रोल प्ले करने में किस तरह से आपने किस तरह की भावनाएं आई? मैं किसी इंटरव्यू में आपके सुन रहा था, तो मैं एक बार जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें इसको। मतलब आई थिंक हथौड़ा त्यागी नाम सुन के ही आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि एक आदमी होगा जिसका हाथ जो है वो हथौड़े जैसा बलशाली होगा या लंबा चौड़ा होगा, या जिस तरह की भी वो एक जैसे कहते हैं क्लीशेड एक इमेजिनेशन जो होती है। और मुझे याद है मेकर्स ने मुझे कहा भी था कि यार थोड़ा बॉडी बना लेते हैं, कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। पर जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी किरदार करूँ वो हमारे सोसाइटी से ही हूँ, हमारे आसपास से ही हूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि जितने गुंडों से मैं मिला हूँ दिल्ली में, उनमें से किसी की बॉडी नहीं थी, बल्कि वो उनमें से ज़्यादातर जो है उनकी हाइट भी मेरे से छोटी थी। तो जो भी मतलब आपका एक तरह का जो भी मैं देखता भी हूँ, और तो बहुत ही, और आसपास भी देखो कि इट्स नॉट अबाउट, मुझे लगता है हथौड़ा चलाने के लिए बल से ज़्यादा ना वो दिमाग की एक सनक की ज़रूरत है कि आप उसको एक वेपन की तरह यूज़ कर पा रहे हो। ये बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है, और कैसे वो दिमाग में आती है ये सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर, एक पीड़ित सोसाइटी से आता है हमारा विशाल त्यागी, और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है वो, जो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। हमें शायद शहरों में ऐसा लगता हो कि, और शहरों में भी है एक्चुअली, कभी कभार लगता है कि शायद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जातिवाद और उसके नाम पर जिसे कहते हैं शोषण करना, वो अभी भी बड़ा ही कॉमन है। तो मैंने उसकी गहराइयों को थोड़ा सा समझा कि क्या परिस्थितियों में ये पला बड़ा, और उन परिस्थितियों के मतलब किस तरह के स्टेजेस बढ़ते रहे जब तक कि उसके बहन के साथ वो अपराध ना हुआ, और उस अपराध के बाद उसने सोचा कि अब मुझे इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो कि जिस ज़रूरी हो, और फिर जाकर वो एक इंसान पैदा हुआ जिसको ऑफ कोर्स मैनिपुलेट भी किया गया। अब वो क्राइम जो था वो सोसाइटी की देन थी, और जो उसको मैनिपुलेशन था वो एंटी सोशल एलिमेंट की देन थी। अलग अलग है ये कि वो सीरियल किलर बनना नहीं चाहता था, उसे बनाया गया क्योंकि मौका मिला एक एंटी सोशल एलिमेंट को उसको ऐसा बनाने के लिए। लेकिन उसके अंदर का जो प्रेम या उसके अंदर की इंसानियत जो थी वो वहीं पर थी जो एक छोटे बच्चे की इंसानियत थी, जो कि जानवरों से प्यार करता था। और मुझे लगता है ऐसे ही समझ में आता है ना, बहुत बार बोलते हैं किसी गांव के अगर गांव के हालात को समझना हो तो वहां की बिल्लियों को देख लीजिए जनाब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो गांव कैसा है। ठीक है, तो ये बात एक्चुअली करेक्ट है। और फिर मुझे समझ में आया कि यार ये गुस्से से ज़्यादा ये उदास है, और उस उदासीनता को मैंने कोशिश की कि उस कैरेक्टर में लाऊं। नहीं, बहुत अच्छे से ले आए हैं आप। और पाताल लोक किसने देखी है? अरे जोरदार तालियां। नहीं, बहुत देखी। अब मैं आपके उस रोल पे आऊंगा जो हमारे इस प्रोग्राम का शीर्षक है जना का जलवा। जी, स्त्री 2 से मतलब पैसा तो बहुत आया है, है ना? हमें नहीं आया। हाँ। तो स्त्री में जो जना का रोल था, ये पहली बार जब आपको मिला तो आपको लगा कि ये रोल करना है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं करना था क्योंकि वो चोमू कैरेक्टर था।
और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतलब चाहेगा यार। दिक्कत ना ये नहीं होती है कि आप चोमू कैरेक्टर कर लो, दिक्कत ये होती है जो लोग आपको देखते हैं। ये जो मैं दाढ़ी बढ़ा के बैठा हुआ हूँ इसीलिए था कि यार मैं सीरियसली लो मुझे यार। और मेरे दोस्त भी जो थे बड़े कमीने दोस्त थे, तो मतलब और सारे थिएटर वाले भी हैं, तो वो बड़े जैसे कहते हैं कि टांग खींचने में आगे रहते हैं हमेशा। तो जब मुझे अमर भाई, अमर कौशिक जी ने जब मुझे पहली बार बोला कि तुम्हें जना का रोल करना है, तो मैंने बोला नहीं, मैं जना नहीं करूँगा, मैं बिट्टू करूँगा। क्योंकि बिट्टू पहनता है डेनिम जैकेट, बिट्टू के पास जीन्स है, बिट्टू का मतलब पूरा एक टशन भी है। तो जना का वही मतलब जो मेरा बचपन था वही था, वो स्वेटर पहनना, मंकी कैप पहनना। हाँ यार, मेरी मम्मी ये मंकी कैप ही पहनाती थी, तो मुझे लगा कि यार ये तो यार बड़ा ही मतलब वो हो जाएगा, ऊपर से कैसे देखेंगे लोग मुझे। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, जब तक कि मैं पहले दिन सेट पे नहीं गया और मैंने वो सीन नहीं किया विकी प्लीज। तो वो जब सीन मैंने किया और वो जब मैंने पहली बार अपने आप को देखा मॉनिटर पे, तब मुझे समझ में आया कि मैं बना ही हूँ इस कैरेक्टर के लिए, मैं हूँ चोमू। ठीक है। तो, तो उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये करना है तुमको और इसे मज़े से करना है। और समटाइम्स आई थिंक हम इतने ज़्यादा डिल्यूजन में रहते हैं, डिल्यूलू एक नया वर्ड आया है, तो हम इतने डिल्यूजन में रहते हैं कि हमें पता ही नहीं हम कैसे दिखते हैं। हम आईने में तो देख रहे होते हैं, अपने बाल कंघी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली हमें नहीं पता हम कैसे दिखते हैं किसी और को। एक्टरों के पास एक कमाल की चीज़ होती है कि आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो किसी को मैं जैसे कहते हैं डेंजर आदमी लगता हूँगा, किसी को मैं प्यारा आदमी लगता हूँ, किसी को मैं चोमू लगता हूँ, किसी को मैं खूंखार लगता हूँ। तो वो डिसीजन जो है ना मैंने बाद में समझ में आई कि एक्चुअली एक्टिंग या कैरेक्टर्स के डिसीजंस मेरे हैं ही नहीं, वो तो कोई और आके डिसाइड करने वाला है। तो मैं बड़ा जैसे कहते हैं सिक्योर्ड हो गया अपने लुक से। मुझे फिर कोई परवाह नहीं हुई कि मैं कैसे रहता हूँ, कैसे जीता हूँ, बाल बनाया है नहीं बनाया है, मुझे जाके एक्टिंग करनी है। उसके बाद कोई देखेगा बोलेगा हाँ यार इसको ना इसमें ले लेते हैं। तो बहुत अच्छा है वो इन वे। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप सबने इनकी एक्टिंग देखी है तो जिस कैरेक्टर को करते हैं उस कैरेक्टर को इस तरीके से जीते हैं कि लगता है कि बिल्कुल ये इसी के लिए बने हुए हैं। तो ये आपकी एक्टिंग का कमाल है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां। अभी तक आपको सबसे अच्छा रोल जो लगा हो उसके बारे में, और जो सबसे खराब कैरेक्टर लगा हो जो आपने किया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दें, फिर मैं प्रश्न लेना शुरू करूंगा। खराब मतलब जो मुझे खराब जो लगा आपको है, लगा हो, आपको खराब। देखिए लोगों को खराब इसलिए नहीं लगेगा कि वो आपको एक एक्टर के रूप में देख रहे हैं, है ना, वो एक्टिंग आपकी देख रहे हैं। मतलब मुझे पता नहीं, मुझे तो यार चक्कर क्या कि मैं कोई भी अपना काम देखता हूँ तो मुझे 1-2 साल बाद अगर मैं कोई अपना काम उठा के देखूँ या थोड़ा टाइम उठा, मुझे अपना सारा काम खराब लगता है। तो मुझे लगता है कि वो फिनिश जो शायद कभी कभार इनफैक्ट अभी भी होता है कि जो दिमाग में मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से ये लाइन बोलूँगा। स्त्री 2 में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा कुछ और था पर वो लाइन बोला किसी और तरीके से, लेकिन खैर अब वो ऑडियंस को नहीं पता, वो सिर्फ मुझे पता है, तो शायद उनको मज़ा आ रहा है तब भी। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब उसको किस तरह से और शार्प करता रहूं। लेकिन हाँ, अगर वैसे बोला जाए तो आई थिंक मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है वो है जो करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है वो है कंपाउंडर। और वो मेरा छोटा सा किरदार था। कंपाउंडर भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तब मैं एक्टर बना नहीं था, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता था, और करण अंशुमन जो डायरेक्टर थे मिर्ज़ापुर के, वो कास्टिंग हम लोग कर रहे थे ऑफिस में, और मैं यूरोप में था। मैं वहाँ घूम रहा था, ऑस्ट्रिया में कहीं पर तो था, मैं ट्रेन में जा रहा था और वहाँ ट्रेन में बियर भी मिलती है। तो मैं बियर ठंडी ठंडी बियर लगाते हुए ट्रेन का सफ़र ले रहा था, मज़े ले रहा था। और तभी करण अंशुमन का मेरे पास फ़ोन आता है व्हाट्सएप पे, और वो मुझे बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं कंपाउंडर करूं। और मैं उनको तुरंत मना कर देता हूं बोल के कि यार मैं ना ये साइड वो गुंडे का ना वो नहीं बनना है मेरे को। ये राजा तेजा ये सब नहीं करना मेरे को। तो मैं आई एम हैप्पी
नॉट एक्टिंग, मैंने एक्चुअली ऐसे बहुत सारे किरदार पता नहीं क्या सोच के मना करता था मैं पहले, पर करण ने मुझे एक चीज़ बोली कि यार उसको मेरा कद चाहिए, कद काठी चाहिए, और पता नहीं उसने उसने मुझे 2 सीन भेजे थे कि तू ये 2 सीन पढ़ ले, उसके बाद डिसाइड कर ले। एक सीन वो था कि जब खच की आवाज़ आती है ना तब लगता है किसी को मारे हैं, सो एक, और दूसरा जो मेरा मर्डर सीन था, जहाँ मेरा किलिंग सीन था जब मुन्ना भैया मुझे मार देते हैं, मुझे वो दोनों सीन बहुत अच्छे लगे। अभी भी मैं एक फिल्म करके आया हूँ क्योंकि जिसमें मुझे एक सीन बड़ा बहुत अच्छा लगा था, मैं जाके करके आ गया गेस्ट अपीयरेंस। मुझे कई बार मज़ा आता है करने में ही। तो जब वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं दिवेंदु जो कि मेरे सीनियर थे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा, मज़े आएंगे। वो प्रशांत जो था वो मेरा जूनियर था, सब प्लेयर्स के हैं थिएटर ग्रुप से, और ब्रह्मा जो अब नहीं है हमारे बीच, वो FTI से था, वो दिवेंदु का जूनियर था। तो हम लोग सब एक दूसरे को जानते थे, वो पूरा गैंग जो था ना वो एक दूसरे को जानते थे अच्छे से। तो लगा यार यही है, 25 दिन का शूट है, थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे जिससे मेरा पूरा यूरो ट्रिप कवर हो रहा था। तो मुझे लगा ये इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और बस ऐसे ही मैंने वो शो किया। और फिर वो शो करते करते मुझे स्त्री मिल गई थी, तो स्त्री भी क्या कहते हैं उससे पहले रिलीज़ हो गई थी, और मुझे लग रहा था कि यार लोग अब मुझे छोटे रोल में देखेंगे ये वो। और जब कंपाउंडर इतना बड़ा कैरेक्टर बना तब सच में मुझे ये लगा, समझ में आया कि एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे किरदार में हो बड़े किरदार में हो। बहुत बार लोग 2 घंटे के फिल्म में आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, और उसी 2 घंटे की फिल्म में 2 मिनट का रोल करता हुआ कोई एक्टर पसंद आ जाएगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है, और इतना जैसे कहते हैं सेफ्टी नेट है आर्टिस्ट के पास, अगर हम मन से ऑनेस्टी से वो करें। तो बस उसके बाद मुझे तो इसलिए, और वो मुझे छोटा सा ही मौका मिला था बिकॉज मिर्ज़ापुर 1 में मुझे मार दिया गया, जो बाद में करण को भी लगा कि गलत फैसला था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा, लोगों का इतना प्यार मिलेगा। जो फॉरेन से जो अमेज़ॉन की टीम आई थी वो तक पार्टी में कंपाउंडर का, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे हो सकता है ये। वो तो गुंडे, क्योंकि हमारे दिमाग में नोशंस यही है ना, गुंडे का राइट हैंड, दोस्त का बेस्ट, हीरो का बेस्ट फ्रेंड, ये सारे नोशंस तोड़ना भी यार हम लोगों का ही काम है, जो हमारी यंग जनरेशन कर रही है ऑफ एक्टर्स, दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दीज नोशंस। हम सब कैरेक्टर्स हैं, हम सब एक्टर्स हैं। और सबसे खराब जो काम मुझे अपना लगता है यार, अब खराब कौन सा है, कोई है बता दो यार, कोई खराब कौन सा है। नहीं, अब इनमें से तो कोई नहीं बता सकता है कि आपको खुद का कौन सा एक्ट खराब लगा। वैसे मुझे निश्चित रूप से देखिए, कोई मुझे- ऐसा ऐसा रोल होगा नहीं या ऐसा एक्ट नहीं होगा जो खुद को खराब लगे। नहीं नहीं सर, मुझे अच्छा जैसे लगता आपने है। बचपन में कविताएं लिखी, हाँ लिखी है ना? होंगी। लिखी होंगी, नहीं लिखी होंगी नहीं, लिखी है। आपको पता है किसी को बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं और है नहीं मेरे सुनाने पास, हाँ? है नहीं मेरे पास, अगर आप बोल रहे हैं कुछ भी। अब तो वो एक्चुअली बचपन का था, कविताएं मैं सिर्फ बचपन में लिखता था, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और फिर लिखना बंद कर दिया मैंने। अभी तो होगी कहीं ना कहीं, नहीं सच में नहीं है मेरे, आई थिंक कहीं जहन के किसी कोने में। मैक्स टू मैक्स मेरे किसी, शायद मेरे NSG वाली जो बुक होती है ना, एनुअल बुक, उसमें शायद कहीं पढ़ी हो, पर अभी तो सर सच में नहीं है मेरे पास। याद भी नहीं है, याद भी नहीं है, याद भी नहीं है। ये बचने का सबसे अच्छा अरे तरीका नहीं नहीं यार, मैं उतना अच्छा कोई और पोएट था भी नहीं। और एक और अच्छी चीज़ मैं बताऊं कि तमिल आपको आती है, बंगाली फैमिली से हैं, हिंदी इंग्लिश आती ही आती है। संस्कृत ओलंपियाड में भी आपने संस्कृत का ओलंपियाड दिया हुआ है, सही हूं मैं? जी जी। तो मल्टी टैलेंटेड, अलग अलग भाषाओं के जानकार हमारे बीच में हैं। एक्टिंग आपने देखी ली है। अब कुछ प्रश्न लेते हैं आप लोगों के बीच से। कोशिश ये करिएगा कि बहुत लंबा खींचने के बजाय सीधे प्रश्न पर आइएगा। उन्होंने लाइट दिखा दी। हाँ, आपके इनके बाद आप, वो बच्चा या उन्हीं से पहले पूछ लेते, तो तुम बता दो बेटा, बच्चे को पहले पूछने देते हैं यार। माइक दो बच्चे को ऐसे।
माइक को ठीक करो। वैसे बच्चे की आवाज यहां तक पहुंच रही है। हाँ हाँ बोलो बेटा। बोलो बोलो बोलो। ये जब आप भेड़िया मूवी में दिल्ली जा रहे थे तो आपने कौन सा गाना गाया? भेड़िया मूवी में जब आप दिल्ली जा रहे थे तो आपने कौन सा गाना गाया था? भेड़िया। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। भेड़िया बच्चों को बहुत पसंद है यार। नहीं, बड़ों को भी पसंद है। अच्छा, क्या बात है यार, क्या बात। जोरदार तालियां। हेलो थैंक यू थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपको। जी मेरा बेटा अभी 6 साल का होने वाला है 5 दिन बाद, और हम लोगों के यहाँ भेड़िया स्त्री 1 और स्त्री 2 मतलब लाइक पिछले 1.5 साल से शायद 600 से 700 बार कंटिन्यू बैक टू बैक। स्कूल से आता है तो रात को सोने से पहले तक 1 2 3 1 2 3, उसको नींद नहीं आती तो भी वो तब तक मूवी देखता है। और उसका एज अ एक्टर अपीयरेंस जो है वो सबसे पहले आपके साथ है लाइफ में। अरे मतलब आपका नाम सुन के ही वो यहाँ है, अदरवाइज वो किसी बेटा टिकट लेना बड़े होके हॉल में। कि जेना से मिलना है इसीलिए आए वो यहाँ पे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हाँ अभिषेक जी, सबसे पहले तो इंदौर सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद धन्यवाद। आपने जैसे अभी अभी अपनी स्पीच में बोला था कि आपको जो पहले रोल मिल रहा था एक चोमू टाइप का, तो वेरी सॉरी कि मैंने भी अपनी इमेज जो रखी थी वो उसी तरह की थी, बट यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। वही तो कह रहा हूँ मैं, असली जिंदगी में अलग हूँ मैं। और वैसे उठा के कोई और दे दे तो लगता है। और अभी मेरे साथ ये बड़ी होती है कि लोग बोलते हैं आप ऐसे तो नहीं दिखते, पर्दे पे तो आप अलग दिखते हो। बिल्कुल। सो आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी यू कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। जी जी थैंक यू। मेरा इसके लिए प्रश्न पूरे एफर्ट जाते हैं मेरे टीम को जो मेरा हेयर करते हैं, मेकअप करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अपनी जर्नी को इतने बहुत ही स्मूथ वे में समझाया, सिखाया, दिखाया सभी को, और आई थिंक कि इतनी स्मूथ तो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप अपनी जर्नी को बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आप युवाओं को जो कि आज के समय में बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप क्या मैसेज देंगे? इंस्टाग्राम में थोड़ा कम रहो तो डीमोटिवेट नहीं होंगे, और क्या। आज की जनरेशन की यही दिक्कत है कि मतलब हम लोग इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया में, और वहाँ पे एक तो वो क्या है ना कि आपको वैलिडेट भी कर देता है इंस्टाग्राम कि आप कहीं पर भी पड़े हो। आजकल ये हो जाता है कि भैया अगर लेजी हो तो दिमाग वाले हो, जो आदमी 10 घंटा सोता है उसके अंदर ज़्यादा दिमाग है, ऐसे ऐसी अजीब अजीब गुत्थियाँ आती हैं। तो लोग जो है ना वो समझ नहीं पा रहे कि भैया बाहर जाके लोगों से मिलना। मैं एक चीज़ कहूँगा सारे यंगस्टर्स को कि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट अदर पीपल, और सिर्फ अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ नहीं, अनजान लोगों से मिलना, घूमने जाना। और सबसे पहले अगर सही में कलाकार हो तो अपने देश को समझो, क्योंकि देश को नहीं समझोगे तो वो कला में आएगी नहीं बात, फिर वो बहुत ही छोटी और एक ही यूनी डायरेक्शन में चली जाएगी। हेलो, नमस्कार सर। हाँ हाय हाय। अरे इनको भी दो यार, ये सबसे इधर बड़ा आगे भी एक माइक इधर देंगे, इनको ये देना। इधर सामने। हाँ सेकंड रो में इधर। सर मैं प्रिंस चैन। इस तरफ ये ये दादा। हाँ एक मिनट आप रुकना, इनको माइक दे दे। हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं प्रिंस चैन फ्रॉम जस पराठा। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हम समाज में अक्सर ये सुनते आए हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना है, और जैसा अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली पिछले 6-8 सालों में कि सिनेमा के माध्यम से जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ पर्सनल, और मैं देखता हूँ लोगों में कि जो हमें कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है उससे जो एक यूथ वर्ग है वो
वल्गैरिटी की बात करूं या फिर और जो वायलेंस की बात करूं, उसमें बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी आ गई है। आज समाज में हम देख रहे हैं कितने हर दिन ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो इंस्पायर होते हैं ऐसी स्टोरीज से। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आपकी? सर अभी रिसेंट 2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि पुष्पा मूवी देख के किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अच्छा, समझ रहे हैं सर? तो ऐसे ही एन नंबर ऑफ ऐसे इंसिडेंट्स समाज में देखने में आते हैं। और ख़ास तौर पे वेब सीरीज़ की मैं बात करूं कि वेब सीरीज़ में जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वॉयलेंस से रिलेट, तो इतना इजी डूइंग हो गया है आज लोगों के लिए कि कट्टा रख लेना और शो ऑफ के लिए किसी को भी चलते राह पे छेड़ देना, मार देना। सर तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि यार प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में ना, सबसे पहले गाली ना अभिनेता और नेताओं को ही पड़ती है। और जो पब्लिक है ना, द थिंग इज़ दैट ये जो आप बात बोल रहे हो ये मैं बचपन से देख रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ की क्या कहते हैं हालत सबको पता ही है कि किस तरह का अग्रेशन है। अभी करण औजला के शो पे क्या बोलते हैं, लोगों ने मारपीट कर दिया, जो भी कर दिया। ये किसी फिल्म से नहीं आता है दोस्त। मुझे लगता नहीं कोई फिल्म आपको ये सिखा सकती है। वो कहीं ना कहीं आपकी नासमझी या आपके कोई हालात हैं जिसकी वजह से वो पब्लिक इस तरह से रिएक्ट करती है। ये आखिरी 2 सवाल, एक इधर दे देंगे माइक यहाँ पे, इधर सामने की तरफ। वो मैडम खड़ी हैं यहाँ यहाँ, ये सामने ये मैडम खड़ी हो गई हैं, वहाँ दे दीजिए। अरे इनको दे दो यार। इसके बाद इनको दे देंगे। हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसके बाद इनको दे देंगे, वो आखिरी सवाल होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। हेलो चेक। हेलो हेलो अभिषेक जी। जी नमस्कार। मेरा एक्चुअली वैसे तो आपने काफ़ी पहले अभी बता दिया सर को, बट मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि जो आपका हथौड़ा त्यागी वाला कैरेक्टर है, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर यू वर डूइंग बिफोर दैट। अज्जी ऑब्वियसली मैंने नहीं देखी तो मैं उसके रेफरेंस में बात नहीं कर सकती, बट वो काफ़ी टेरिफाइंग कैरेक्टर था। तो हालांकि आपने कहा है कि आपने कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड स्टोरी है, बैक स्टोरी है, उससे आपने रेफरेंस लिया, बट उसके अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज़ थी वाइल वर्किंग ऑन द कैरेक्टर कि आपने रियल लाइफ या कहीं और से भी उसका रेफरेंस लिया? हाँ हाँ, बल्कि ये जो अभी इन्होंने सवाल पूछा था उसी का इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है कि हम तो समाज से ही सीखते हैं। ओके। तो ये जो आपने बात की इन हथौड़ा त्यागी की, तो हथौड़ा लेके मारने वाला एक एक्चुअली इंसान हुआ करता था। अच्छा। उस क्षेत्र में, ठीक है। ये एक बड़ा साइको किलर था, ठीक है। Okay. और वो 70s में था। तो उससे इंस्पायर होके इस कैरेक्टर को बनाया गया था। और आई थिंक करण नहीं, अरे यार तेजपाल जी, उनका पहला नाम भूल गया मैं। एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें से माय असैसिन बोल के उसका एक अडेप्टेशन था। तो ये सारे किरदार जो हैं ये हमारे सोसाइटी से निकले हुए हैं। ओके। तो आपने बेसिकली वो बुक भी आपने पढ़ी या हाउ डिड यू रिसर्च ऑन नहीं, इट? कुछ नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं अपने रिसर्च के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो एक्चुअली जो आप बोल रहे हो सिनेमा समाज का दर्पण है, वो ऐसे है कि हम तो सीखते हैं और फिर दिखाते हैं यूजुअली। और पुष्पा वाली फिल्मों की बात नहीं है यार ये, मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसे पाताल लोक में जो है कि एक सामाजिक शो है, एक मतलब जैसे कहते हैं सोसाइटी को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है वो शो। इट इज़ जस्ट नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, है ना। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है प्योर एंटरटेनमेंट के लिए जहाँ लोग जो हैं पैसे उड़ाते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं, कुछ शोज़ होते हैं, कुछ राइटिंग मटेरियल होता है जो आप पढ़ने के बाद सोचने पर आपको मजबूर कर देती है। तो ये उस तरह से ये न्यूज़पेपर्स में पढ़ के मुझे पहली बार समझ में आया कि कई बार हम लोग क्राइम स्टोरीज पढ़ते हैं हेडलाइन में कि मान लीजिए कि किसी की हत्या हो गई, ठीक है, और हम बस देखते हैं कि एक इंसान ने दूसरे इंसान की हत्या की, जो हत्यारा है वो हमारे लिए हत्यारा हो गया और जो दूसरा इंसान है वो विक्टिम हो गया और बात ख़त्म हो गई। लेकिन इन सारी क्राइम स्टोरीज़ की फॉलोअप स्टोरीज़ भी होती हैं जो कि 3rd पेज या 4th पेज पे कुछ टाइम बाद आती रहती है कि कार्रवाई में हुआ क्या।
और फिर समझ में आता है कि जिसने शायद हत्या की थी उसको 2 साल से जैसे कहते हैं प्रताड़ित किया जा रहा था उस इंसान द्वारा। तो ये जो जब आप अलग साइड ऑफ द स्टोरी समझने की कोशिश, तो आई थिंक हमारा काम भी वो है कि नॉट टू जस्ट प्रेजेंट एज इट इज बट टू ऑल्सो प्रेजेंट द बैक स्टोरी ऑफ व्हाई इट इज हैपनिंग। क्राइम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम रहा होगा कि आप क्राइम करने पे मजबूर हो रहे हैं। वैसे क्राइम स्टोरी सुननी हो तो मैं बहुत अच्छी सुना दूंगा। हाँ, आप शुरू करिए। अभिषेक सर, हिमांशु विश्वकर्मा बोल रहा हूँ जी। ना उन्ना कादिल लेकर आया अरे अरे नान उन्नन कदल करें सर। हम लोग बोल रहे हैं आई लव यू। सर मैं अभी 2 साल से थिएटर परस्यू कर रहा हूँ, बाकी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा थिएटर छूट जाता है। हाल ही में जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ, और उसमें पंकज त्रिपाठी जी का एक इंटरव्यू देखा था जिन्होंने जो मनोज बाजपेयी जी की एक चप्पल धरी थी उनके पास। तो क्या एक ऐसी चीज़ आपसे मुझे मिल सकती है जो मैं अपने मोटिवेशन के लिए यूज़ करूं और भविष्य में 10 साल के अंदर आपके साथ खड़ा होकर आपको दूं? बस एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। थिएटर मत मिस करो दोस्त। अब वो चाहे कोई भी कारण हो, कुछ भी हो, मतलब मुझे ये लगता है कि एक ही चीज़ मैंने कंसिस्टेंटली की है, बाकी भले ही मैंने अपने आसपास के लोगों को नाराज़ भी कर दिया होगा, परिवार भी शायद नाराज़ रहा होगा, दोस्त भी नाराज़ रहे होंगे, लेकिन मैंने कभी थिएटर को, जब मैं सीखने का जो टाइम था उस पर कभी भी मैंने जैसे कहते हैं कोई भी जैसे कमी नहीं छोड़ी। मतलब वहाँ पर मैं जैसे कहते हैं कि हमेशा रोज़ पहुँच जाता था और उतनी ही रुचि से करता था जितनी रुचि से आज करता हूँ। तो मतलब वो यू हैव टू गिव दैट टाइम, और चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो टाइम से हटना नहीं। ये पीछे क्या अब निशानी इससे लोगे अच्छी आप? निशानी क्या मिलेगी? अच्छा कुछ चाहिए मुझसे? क्या दे सकता हूँ तुम्हें? ये फोन नहीं दे सकता, बहुत महंगा है। ये दे सकता हूँ, ठीक है। बाल दे दूं? ये पीछे, इनके पीछे। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? इनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए। ये सामने हाथ उठाए हुए हैं भाई, हाँ सीधे सवाल करिएगा। हाँ बोलिए, माइक दे दो। अरे यार, ट्रैवलिंग के ऊपर। नमस्कार सर। सर हाँ इधर। हाँ सर मेरा नाम हर्षित चौहान है, और सर मैंने आपकी और गौतम सर की और अनमोल सर की वीडियो कॉल मीटिंग अटेंड करी थी, पर मेरा से एक क्वेश्चन छूट गया था। सर अगर मैं इंदौर में हूँ और अगर मेरे को मुंबई का कुछ ऑडिशन है या फिर मेरे को वहाँ का रोल जम रहा है, तो मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर लखनऊ को जम रहा है तो? क्या? अगर मेरे को लखनऊ का कोई ऐसा ऑडिशन या फिर कोई रोल जम रहा है, और अगर मैं मुंबई में हूँ, जैसे रहता है ना सर कि अगर आप लखनऊ के तो आप लखनऊ में अप्लाई करें उस रोल के लिए, तो मैं अगर इंदौर का हूँ तो वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ वहाँ के रोल के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। अब मैं सवाल रोक देंगे क्योंकि मेरे ख्याल से फ्लाइट भी है, तो हाँ फ्लाइट भी है। डिले होगा। अरे हाँ, काफी समय पता नहीं दिया चलता आपने। वक्त का। हाँ, पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा, यार, आप पूछ मुझे लीजिए। ट्रैवलिंग इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो हमेशा घूमता रहता था, इसलिए मुझे घूमने की आदत हो गई है। तो मैं एक घर से भी बोर हो जाता हूँ। अगर मैं अपने घर पे हूँ बॉम्बे में, 3-4 साल बाद मेरे को मन करता है कि छोड़ दूँ, तो ऐसे घूमता रहता हूँ, रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहता हूँ। बड़ा मजा आता है बंजारे की जिंदगी। क्या आप लोग तैयार हैं? एक गाना मैं यहाँ प्ले करवा रहा हूँ और उस पर इधर से डांस होगा।
तो झूठी, तो जो सर ने कसम ली थी वो निभाई और सर इंदौर में आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सूचित करें कि इंदौर सर से कितनी मोहब्बत करता है। आदरणीय अभिषेक सर और राजेश मिश्रा सर का मैं बहुत आभारी हूँ। इतना खूबसूरत सेशन, एक बार कोलाल बचाइए, जरा बताइए कि सर हमारे बीच में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। लिटचौक परिवार की ओर से और इंदौर शहर की ओर से हम आपके बहुत आभारी। दोनों अभी हम लोग आईफा वगैरह में ये सब करते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा यार आप लोगों से मिलकर, और आशा करता हूँ कि आगे के भी लिट चॉक्स में आता रहूँ और कुछ और बातें करें। हो सकता है कभी एक वर्कशॉप करें, ठीक है, यंगस्टर्स के साथ। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। एक सेल्फी मोमेंट बनाएंगे, सर इस तरफ खड़े होंगे और पूरे क्राउड के साथ फोटो होंगे। सब लोग आगे आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा, एक इस तरह से। मैं लिटचौक के धरा पांडे मैडम और निखिल सर से भी अनुरोध करूंगा अगर वे मंच पे आ सके तो। चलिए सब एक बार वो तो अब बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आदरणीय अभिषेक बनर्जी सर, राजेश मिश्रा सर, इतनी खूबसूरत